Hello viewers. Today another part, the second part of conjunctions we have, because in the part 1 whatever the sentence and the definition along with the kinds I have discussed with you all, that was not the concluding part. Today I will try my level best to display before all of you, to show before all of you the rest of the example, so that you may feel yourself comfortable to learn and frame as many sentences as you can. Conjunction is a word from parts of a speech group, and it simply provides you those words which are helpful to combine, to relate two different sentences into one. By the help of conjunction, we can join words, phrases, and sentences. Regarding this, we have discussed a lot in the previous class. I have shown more than 8 or 10 examples in the previous classes. Now today, I am going to put all of them before you so that you feel easiness to understand how to use conjunction. हम लोग कंजक्शन को सीख रहे हैं. कंजक्शन को सीखने के क्रम में मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि कंजक्शन हम किसे कहते हैं. आप ये भी जान चुके हैं कि कंजक्शन दो प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में पिछले क्लास में लगभग आपको 8 से 10 एग्जाम्पल्स मैंने दिखलाने की कोशिश की. आज की इस एजुकेशनल वीडियो में रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल यू विल सी, you will understand, you will enjoy, and you will be able to frame new sentences as per your own imagination, own thought. तो समय को जाया ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस पैटर्न को डिस्कस करें, उन शब्दों को जाने जिनके बल पर हम सेंटेंसेस को ज्वाइन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं. गौर करेंगे. आज का पहला सेंटेंस, जैसे वह केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि तमिल भी बोल सकता है. तमिल का तात्पर्य है तमिल भाषा जो साउथ इंडिया में बोली जाती है. एक एग्जाम्पल और देखें. सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि अध्यापक भी आए थे. इस सेंटेंस की एक विशेषता है. अगर आप देखें तो नहीं और बल्कि
आमतौर पर आपको मिलेगा और इसका पैटर्न हो जाता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ध्यान ये रखना होता है कि यदि नॉट ओनली का प्रयोग नाउन के पहले हुआ है तो बट ऑल्सो का प्रयोग भी नाउन के पहले हो। ध्यान ये रखना होता है कि नॉट ओनली का प्रयोग यदि एडजेक्टिव के पहले हुआ है तो बट ऑल्सो का प्रयोग भी एडजेक्टिव के पहले हो। बहुत महत्वपूर्ण है ये। जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले नॉट ओनली का प्रयोग आपने किया है उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले बट ऑल्सो का भी प्रयोग होना चाहिए। यह नियम है, आप इसे तोड़ नहीं सकते। गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे वह केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि तमिल भी बोल सकता है। इट मीन्स ही कैन नॉट ओनली, ही कैन, बेहतर होगा ही कैन स्पीक not only English but तमिल ऑल्सो। गौर कीजिएगा, नॉट ओनली का प्रयोग हुआ है नाउन के पहले। इंग्लिश नाउन है, विषय का नाम है, तो बट का भी प्रयोग हुआ है नाउन के पहले। ये अंग्रेजी भाषा की विशेषता भी है और सुंदरता भी। इसलिए जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले नॉट ओनली आएगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले बट ऑल्सो को रखना श्रेयस्कर होगा। दूसरे एग्जाम्पल को देखें। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टीचर्स हैज कम। इस वाक्य में नॉट ओनली का प्रयोग स्टूडेंट्स के पहले हुआ, स्टूडेंट्स नाउन है, तो बट ऑल्सो का प्रयोग भी टीचर्स के पहले हुआ, टीचर्स नाउन है। ये विशेषता है नॉट ओनली बट ऑल्सो का, जिसके द्वारा हम दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक करते हैं। अगले शब्द को देखा जाए। इस बार मैं ले रहा हूं आइदर और दूसरा ले रहा हूं नाइदर नॉर। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ इसके महत्वपूर्ण बातों को मैं दोहराना चाहूंगा आपके साथ, हालांकि शब्द की डिस्कशन पहले भी मैं कर चुका हूं। आइदर और नाइदर दो ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए ही मात्र इनका प्रयोग होता है। अगर अर्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आइदर और का अर्थ हो जाता है दो में से कोई एक, अफर्मेटिव है वह। और नाइदर का अर्थ हो जाता है, क्योंकि दो व्यक्ति या वस्तु के लिए ही मात्र प्रयोग किया जाता है ये, तो नाइदर का अर्थ हो जाता है दो व्यक्ति या दो वस्तु में से कोई भी नहीं। ये दोनों स्ट्रिक्टली सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दो से अधिक व्यक्ति, दो से अधिक वस्तु होंगे तो इसका प्रयोग नहीं होगा। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आइदर और या नाइदर नॉर से यदि कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ हो तो क्रिया यानी वर्ब
और या नॉर के बाद जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसके अनुसार होगा। बहुत महत्वपूर्ण। मैं फिर से आपको बतलाना चाहूंगा, आइदर और या नाइदर नॉर से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ जाए तो क्रिया और या नॉर के बाद इस्तेमाल होने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। यदि वह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, यदि वह प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा। ये दो बातें अगर मस्तिष्क में रखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग करना आपके लिए सहज हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे आप चाय या कॉफी इनमें से कोई एक ले सकते हैं। दूसरा एक सेंटेंस देखें। उसने खाया भी नहीं और पिया भी नहीं। बिल्कुल जनरल बातों को मैं रख रहा हूं। एक सेंटेंस और देख लें एग्जाम्पल में। या तो तुम्हारी या फिर मेरी गलती है। मैं दो तीन सेंटेंस को अपने सामने रखा हूं। हिंदी का भाव लेना, भाव को समझना है कि वाक्य में किस प्रकार का भाव है, किस प्रकार का अर्थ निकल रहा है। आप चाय या कॉफी इनमें से कोई एक ले सकते हैं, यानी दो में से कोई एक लेने की बात है तो हम आइदर और का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस हो जाएगी यू कैन टेक आइदर टी और कॉफी। उसने खाया भी नहीं और पिया भी नहीं। ही नाइदर एट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, नॉर ड्रैंक। इट्स क्वाइट सिंपल। लेकिन ध्यान रहे, जैसा मैंने आपको बताया अभी अभी, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ वही बात लागू होगी आइदर और में भी, नाइदर नॉर में भी। अगर आइदर का प्रयोग नाउन के पहले है तो और का प्रयोग भी नाउन के पहले होना चाहिए। यदि नाइदर का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले है तो नॉर का प्रयोग भी एडजेक्टिव के पहले होना चाहिए। ये पेयर में चलने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं और इनके साथ विशेषता यह है कि जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ पहला शब्द का प्रयोग होगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ दूसरा शब्द का भी प्रयोग होगा। ये याद रखने की चीज है। अगर आप गौर करें तो आइदर का प्रयोग मैंने नाउन के पहले किया है तो और का प्रयोग भी मैंने नाउन के पहले ही किया है। अगर नाइदर का प्रयोग हमने यहां वर्ब के पहले किया है तो नॉर का प्रयोग भी हमने वर्ब के पहले किया है। इट्स क्वाइट easy to understand and you must keep inside in your brain and it will be very helpful when you speak the language or when you will write the language. तीसरे सेंटेंस को देख लें। या तो तुम्हारी या फिर मेरी गलती है। जब इसे लिखेंगे आइदर यू और आई, आइदर यू और आई एम रॉन्ग।
सवाल ये उठता है कि मैंने यहां पर एम का प्रयोग क्यों किया। अभी अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जब आइदर और नाइदर नॉर से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ जाए तो क्रिया और या नॉर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अनुसार होगा। तो आप देख रहे हैं और के बाद आई आया है तो क्रिया किसके अनुसार कंट्रोल हुई, आई के अनुसार। बी केयरफुल, बी अलर्ट रिगार्डिंग द यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और एंड नाइदर नॉट। अगले शब्द को देखते हैं, तीसरा। गौर कीजिएगा, उसने पढ़ाई ही नहीं की थी फिर भी वह पास हो गया। एक सेंटेंस और देखें, उसने मुझे बुरा व्यवहार किया फिर भी मैंने उसे माफ किया। इस वाक्य में अगर आप गौर से देखें तो फिर भी आया है। इसकी चर्चा हल्की सी पूर्व की क्लासेस में हुई थी और इसके लिए हम लोग के पास एक बड़ा सुंदर सा वर्ड है हाउएवर, जिससे हम दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। अब सेंटेंस क्या हो जाएगी, इट्स इजी टू राइट नाउ। उसने पढ़ाई ही नहीं की थी, इट मीन्स ही हैड नॉट स्टडीड एट ऑल। एट ऑल का मतलब तनिक भी, थोड़ा सा भी, जरा सा भी। he had not studied at all, however he passed। अगले सेंटेंस को देखें, he treated me, past indefinite tense है, he treated me badly, however I forgave। अच्छा, उसने है forgave him। इट्स क्वाइट इजी। ध्यान ये रखना है कि आप सीख रहे हैं शब्दों को, वैसे शब्दों को आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं जिनके द्वारा हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करा देते हैं। अगला शब्द जिसके बल पर हम ज्वाइन करा सकते हैं वह शब्द है हमारा, थोड़ा स्क्रॉल कर दूं स्क्रीन को, वह शब्द है इस बार मैं लेकर आ रहा हूं बहुत सिंपल सा वर्ड, एंड दैट इज इफ। इफ का अर्थ होता है यदि। यदि आप इफ का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इफ के जगह पर आप कर सकते हैं इन केस। इन केस भी यदि का अर्थ देता है। जैसे गौर कीजिएगा सेंटेंस को, कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको काफी यदि से संबंधित सेंटेंसेस को सिखाने का प्रयास किया था। आज कंजक्शन नामक चैप्टर में इफ, जिसके बल पर हम लोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम सीखेंगे और जानेंगे। मैंने, सेंस को पकड़ेंगे आप सभी। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो, ऐसा कर दीजिए। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो
मुझे सचमुच में खेद है। मैंने जानबूझकर इस वाक्य से यदि को हटा दिया है। आप चाहे तो ला सकते हैं। यदि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे सचमुच में खेद है। आप चाहे तो ला सकते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस हो जहां पर यदि का भाव मिल रहा है, हम इफ का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखें। यह योजना असफल हुई तो क्या करोगे? एक सेंटेंस और देखें। संभव हो तो हम वहां जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि सेंटेंस में यदि नहीं आया है तो आगे में तो आएगा। और यदि आगे में हिंदी वाक्य में आगे में तो आया है तो ये मान लीजिए कि उसके पहले यदि छुपा हुआ है। मैंने जानबूझकर आपके सामने यदि का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वाक्य में इफ का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आगे में तो है जो भाव दे रहा है कि इसमें यदि कंडीशन छिपा हुआ है। अब इसे कैसे लिखें? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे सचमुच में खेद है। अब इसको जब लिखेंगे तो सेंटेंस हो जाएगी, आई एम रियली सॉरी इफ आई हैव offended you. What a beautiful explanation. You have to develop it by doing regular practice. यह योजना असफल हुई तो क्या करोगे? What if this plan fails? What if this plan fails? संभव हो तो हम वहां जाएंगे। If possible, if possible, if possible, we will go there. It's quite easy to understand how to use if without yadi in Hindi sentence. Now I hope you understand it clearly. Now move towards the new conjunction, word from the conjunction group. इस बार मैं ला रहा हूं आपको, इस वर्ड से आप परिचित होंगे। ये वर्ड है लेस्ट। लेस्ट कंडीशन कोई दिखलाता है और इसका अर्थ हो जाता है कहीं ऐसा ना हो कि। और लेस्ट की एक विशेषता यह है कि लेस्ट के बाद जब कोई सब्जेक्ट आएगा तो उसके आगे निश्चित रूप से शुड का प्रयोग होगा। इट मीन्स वेन एवर वेर एवर लेस्ट इज यूज्ड, शुड मस्ट बी यूज्ड देयर। जैसे सेंटेंस को देखें, भूल न जाए इसलिए उसने पता लिख दिया। एक सेंटेंस और देखें, मेरे बारे में उसे गलतफहमी ना हो
इसलिए मैं उसके सामने हर एक बात स्पष्ट करता हूं। सेंटेंस के पैटर्न और उसके भाव को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भूल न जाए इसलिए उसने पता लिख दिया। ही wrote down the address lest he should forget it. Quite easy. पीछे की सारी चीजों को टेंस, ऑक्सिलरी, modals, active passive, direct indirect, including the complete information of parts of a speech. These all will help you to frame, to think new kinds of sentences. And it will be easier for you to convert them into English, provided you must have knowledge about those 8 kinds of words and 5 kinds of sentences. Again and again, I am advising all of you, and it will help you a lot, no doubt. अगले सेंटेंस को देखिए, I make everything clear before him, lest he misunderstands me. It's quite easy to use lest followed by should. अगला कंजक्शन को देखें। कभी कभी हम लोग और का भी प्रयोग करते हैं, सिर्फ और का प्रयोग करते हैं। वही और जो आपको अर्थ देता है या का। जैसे सेंटेंस ज्यादा क्लियरेंस मिलेगी। आज गुरुवार है या शुक्रवार, या तुम मजाक कर रहे हो, या कुछ और। एक सेंटेंस और, पके हुए आम सामान्यतः लाल या पीले होते हैं। हम लोग की बातचीत में या शब्द का प्रयोग अक्सर होता है। हम उसे कैसे अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट करें? लेट अस सी। आज गुरुवार है या शुक्रवार? इज इट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज इट थर्सडे और फ्राइडे? तुम मजाक कर रहे हो या कुछ और? आर यू जोकिंग और व्हाट? पके हुए आम सामान्यतः लाल या पीले होते हैं। पके हुए यानी राइप। मैंगोज आर यूजुअली रेड और येलो।
इस तरह से आप और का भी प्रयोग आराम से कर सकते हैं, कहीं पर कोई संशय नहीं होगी। अगले कंजक्शन के वर्ड को देखें। अगला मैं ला रहा हूं, बड़ा सुंदर सा शब्द है, कंट्रास्ट को दिखलाता है, और ये वर्ड है अदरवाइज। अदरवाइज आमतौर पर यह अर्थ दे जाता है नहीं तो, और सेंटेंस को जोड़ने में मदद करता है। जैसे अब हमें निकलना चाहिए, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। एक सेंटेंस और देखें, उसने नियमों का पालन करने का वादा किया है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सेंटेंस की लंबाई लग रही है कि काफी लंबा है, लेकिन इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। कैसे लिखें इसको? वी शुड, अब हमें निकलना चाहिए, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। वी शुड लीव नाउ, अदरवाइज वी विल बी लेट। इट्स क्वाइट इजी। अगले को देखें, उसने नियमों का पालन करने का वादा किया। ही प्रॉमिस्ड, वादा किया है, तो बेहतर होगा लिखना ही हैज। ही हैज प्रॉमिस्ड टू ओबे द रूल्स, बट if he does, otherwise he will have to lose his job, करना पड़ेगा। आपको याद होगा विल हैव टू, शैल हैव टू, टेंस के जस्ट बाद आपको सीखने का अवसर मिला था। अगले शब्द को देखें। अगला शब्द मैं ले रहा हूं प्रोवाइडेड। ये वर्ब प्रोवाइड से बना है, जिसका अर्थ होता है बशर्ते। बशर्ते शर्त होती है उसमें। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट अस सी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा बशर्ते मेरे पिताजी अनुमति दें। सेंटेंस क्या हो जाएगी? सेंटेंस हो जाएगी आई विल कम विथ यू प्रोवाइडेड
My father permits me। एक शब्द को और सीख ले, प्रोवाइडेड भी है हमारा और प्रोवाइडिंग दैट भी है हमारा। आप चाहें तो प्रोवाइडेड का प्रयोग करें या आप चाहें तो प्रोवाइडिंग का प्रयोग करें, दोनों सेंटेंस अपनी जगह पर बिल्कुल सही होगी। आई विल कम विथ यू प्रोवाइडिंग माई फादर परमिट्स मी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगले कंजक्शन के वर्ड्स को देखा जाए। इस बार मैं ले रहा हूं बहुत सिंपल सा वर्ड सो। सो का अर्थ हो जाता है इसलिए। जैसे उसने पूछा इसलिए मैंने उसे बताया। या एक सेंटेंस और एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं आज रात को बाहर नहीं जाऊंगा। सेंटेंसेस आर क्वाइट सिंपल। उसने पूछा इसलिए मैंने उसे बताया। ही आस्क्ड सो आई टोल्ड हिम। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आई won't go out tonight। अगले शब्द को देखें। एक शब्द है सो दैट। ऊपर में आपने सो को देखा, अब सो दैट है। ये बेसिकली उद्देश्य को दिखलाने का काम करता है। और हिंदी में हिंदी का एक शब्द ताकि के साथ ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। ध्यान ये रखना है कि सो दैट का जब आप प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके आगे या तो मे का प्रयोग किया जाएगा या फिर माइट का प्रयोग किया जाएगा। आपको पास ये जानकारी है कि यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट होगा तो हम दूसरा हिस्सा में भी पास्ट ही रखेंगे, और यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो दूसरा हिस्सा में कोई भी टेंस अर्थ के अनुसार जा सकता है। जैसे गौर करेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरेंस मिलेंगी आपको कि हमें कैसे सेंटेंस को अपडेट करना है। जैसे उत्तीर्ण हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए इसलिए उसने बहुत पढ़ाई किया। सेंटेंस थोड़ा सा मैंने चेंज करके लिखा है हिंदी में। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं, उसने बहुत पढ़ाई किया ताकि वह उत्तीर्ण हो जाए। बात तो एक ही है, बस सिर्फ समझने की जरूरत है। उसने बहुत पढ़ाई किया ताकि वह उत्तीर्ण हो जाए, उसने बहुत मेहनत की ताकि वह परीक्षा पास कर जाए। इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे ही स्टडीड हार्ड
सो दैट, क्योंकि पहला हिस्सा पास्ट है इसलिए दूसरा हिस्सा में मे नहीं माइट का प्रयोग होगा। सो दैट ही माइट पास। अगले कंजक्शन को देखते हैं। अगला कंजक्शन हमारा है दैट। आमतौर पर यह की का अर्थ देता है। जब सेंटेंस को जोड़ता है तो की का अर्थ देता है। जैसे यह सच है कि वह यहां आया था। एक एग्जाम्पल और देखें। मुझे भरोसा है कि वह आएगा। सिंपल सेंटेंस दीज आर। यह सच है, इट इज ट्रू दैट ही हैड कम हियर। मुझे भरोसा है, आई एम श्योर दैट ही विल कम। इट्स वेरी इजी। अगले शब्द को देखें। अगला शब्द मैं ला रहा हूं दाऊ को। इसे यद्यपि की तरह भी प्रयोग किया जाता है। यद्यपि, जैसे यद्यपि वह अनुभवहीन था फिर भी उसे नौकरी मिल गई। सेंटेंस को कैसे लिखें? दाऊ he was inexperienced, comma, he got the job। यद्यपि वह एक गरीब छात्र है लेकिन हमेशा सच बोलता है। दाऊ he is a poor student, comma, he always speaks the truth। It's quite simple. You can frame as many sentences as you can। अगले वर्ड को देखते हैं। अगला शब्द ला रहा हूं अनलेस। अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं। इस शब्द की विशेषता यह है कि यह खुद निगेटिव होता है और अपने साथ नॉट को बर्दाश्त नहीं करता है। और आमतौर पर अनलेस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसी तरह का एक शब्द और है अनटिल। अनटिल एंड अनलेस दोनों का अर्थ एक ही है, जब तक नहीं। लेकिन until is a time denoting words and unless you can use anywhere, but mind it, no or not should not be used with unless or until। सेंटेंस को देखें। तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे। गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं छुपा करके कुछ बातों को रख रहा हूं ताकि आपका ब्रेन को मैं ओपन कर सकूं, आपको प्रेरित कर सकूं। तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे। इसका अर्थ यह मिलता है जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे
तुम अनुतीर्ण हो जाओगे। सेंस को पकड़े, भाव को पकड़े। सेंटेंस को कैसे लिखेंगे गौर कीजिएगा। अनलेस you study, you will fail. It's quite simple. अगले शब्द को देखें। आप कहते हैं, एक शब्द है वेदर। वेदर, इसके साथ जब कभी और का भी प्रयोग हो जाता है, वेदर अकेले भी प्रयोग होता है और के साथ भी सेंटेंस में आता है। ये टोटल डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह का है। जैसे तुम आओ या नहीं, कॉमा, मैं जा रहा हूं। कैसे लिखेंगे? वेदर यू कम और नॉट, आई एम गोइंग। एक सेंटेंस और देखें जिसमें मैं और का भी प्रयोग कर सकूं। जरूरत पड़े या ना पड़े, हमें सब चीजें तैयार रखनी चाहिए। कैसे सेंटेंस को लिखेंगे? वी मस्ट कीप all things ready, all things ready, whether or not we need them. These are the sentence pattern. Using the words from the conjunction chapter will help you to unite sentences into one. It's a matter of practice and nothing else. As much you do the practice, the language will be yours. एक शब्द को और देखें, अब ज्यादा शब्द नहीं बचे हैं, गौर कीजिएगा। एक शब्द है व्हाई। इसका अर्थ मिलता है जब। ध्यान देने वाली बात है, जब का एक और इंग्लिश वर्ड होता है व्हेन, लेकिन व्हाइल की एक विशेषता है। ये व्हाइल शब्द जब भी प्रयोग किया जाएगा तो वह टेंस प्रोग्रेसिव टेंस होगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये विशेषता है व्हाइल के साथ। सेंटेंस को देखें, जैसे जब मैं विद्यालय में था तब मैं नियमित रूप से तैरने जाता था। इसको कैसे लिखेंगे? While I was in school, I used to go swimming regularly. एक सेंटेंस और देखें व्हाइल से, ताकि आपको इसका एग्जाम्पल समझ में आए, भाव भी आपका क्लियर हो। जैसे आज सुबह कसरत करते समय
मेरी कलाई में मोच आ गई। इसे कैसे लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में है। आई स्प्रेन्ड, मोच आना। आई स्प्रेन्ड माई रिस्ट while I was exercising this morning। अगले शब्द को गौर करते हैं। whereas, whereas सेंटेंस से ज्यादा स्पष्ट होगा, हालांकि इसका अर्थ हो जाता है जबकि। जैसे एक सेंटेंस देखें, ज्यादा क्लियर होगा। जब उसका विवाह हुआ था तब वह 50 साल का था और उसकी पत्नी केवल 25 साल की थी। यहां पे तुलना है। आमतौर पर तुलना करने वाली सेंटेंसेस में हम वेयर एज का प्रयोग करते हैं। इसे कैसे लिखें? व्हेन ही गॉट मैरिड ही वॉज 50, whereas his wife was only 25। इट्स क्वाइट सिंपल। एक सेंटेंस और कभी कभी हम वाई से भी जोड़ने का काम करते हैं। आपको पता है कि वाई हमारा एडवर्ब है, लेकिन जोड़ते हैं। सेंटेंस लिखें, हमें उसकी अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस और, मेरे उस पर प्रेम करने की कोई वजह नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस में वाई कैसे आए? भाव को सिर्फ देखेंगे तो आपको लगेगा नो, वाई इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दिस सेंटेंस। Try to understand and frame them as many sentences as you can. Let us see. There is no reason, there is no reason why we should take his permission. It looks very beautiful when you speak and write such sort of sentences. I am not giving you the tips of a Hindi sentence. I am simply directing all of you how you have to develop your writing skill and a speaking skill, whatever you want to explain before anyone. Second one, मैंने उस पर प्रेम करने की कोई वजह नहीं है। There is no reason, no reason why I should
love him. These are the important words by which we can join two sentences into one or two words into one. I hope these will be very helpful for all of you if you understand them carefully and you will start doing practice of writing the sentences more than 25 or 50 sentences. It will be completely yours and you feel amusement, dignified, and you will do whatever you want to explain before anyone to whom you want to share your feelings, your thoughts. With these words, I'm going to conclude today's session saying all of you, thank you very much.